हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक नया दिन, नया सवेरा और एक नया नवेला टॉपिक हेरिडिटी। तो ये चैप्टर 9 है आपका सिलेबस का, और चैप्टर 9 में एक डिलीशन है आपका, जो इवोल्यूशन पार्ट है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। तो चलिए हम हेरिडिटी पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स बोले तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे टॉलनेस हो गया, ठीक है, या शॉर्टनेस हो गया, या हेयर का कलर, या आई का कलर, या ईयर लोब्स का अटैच्ड होना या फ्री रहना, तो ये सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इन्हें या ट्रेट्स बोलते हैं। कम्प्लेक्शन, स्किन का जो कलर होता है, ट्रेट्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में बात हो गया। अब ये जो है हेरिडिटी, ये होता कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो पेरेंट्स का ट्रेट्स होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उनके जो लक्षण होते हैं, बोले सिंपल भाषा में, वो ट्रांसफ़र करता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि ये दोनों तो कंबाइन होते हैं तभी जाइगोट फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रायो, फिर वो डिवाइड होकर और ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, ये सब पहले चैप्टर में तो हमने देख लिया है। चलिए, ट्रेट्स के बारे में हमने बात कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसा नाम बताता है, इनहेरिट करते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स से, जो जो लक्षण हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो हम ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम वेरिएशन पे। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें वेरिएशन होना ही होना है। ठीक है, कोई भी ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता पेरेंट के अपने, इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। बैक्टीरियाज में भी कुछ ऐसा होता है कि वेरिएशन हो ही जाता है। ठीक है, वो वेरिएशन होता क्यों है, एट द टाइम ऑफ एरर, ड्यू टू एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग एरर। ठीक है, जो भी एरर होगा ना डीएनए कॉपिंग के टाइम में, उसके कारण वेरिएशन क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, क्या एडवांटेज इसका, हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्या एडवांटेज है इसका। तो वेरिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इंश्योर करता है रेस के सर्वाइवल को। ठीक है, स्पीशीज के सर्वाइवल को, जिसमें वेरिएशन, रिस्पेक्टिव वेरिएशन जिसमें होगा। अब रिस्पेक्टिव वेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया डिवाइड किया, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में बैक्टीरिया डिवाइड किया, तो एक बैक्टीरिया के पास ऐसा वेरिएशन था कि वो हाई टेम्परेचर झेल सकता है, दूसरे बैक्टीरिया के पास वैसा वेरिएशन नहीं था। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर झेल सकता है वो इट विल सर्वाइव, और जो नहीं झेल सकता है इट विल डाई। ठीक है, तो ये वेरिएशन का फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया वेरिएशन का बात। ठीक है, वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, और जैसे हाइट में वेरिएशन रहता है। ठीक है, अब हमारे पॉपुलेशन में देख लीजिए ना, हम सब अलग अलग हाइट्स के होते हैं। ठीक है, कोई 6 फीट का होता है, कोई 5.5 फीट का होता है, कोई 4 फीट में ही अटक जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे केस सिनेरियो। फिर ईयर लोब्स आ जाते हैं, ये ईयर लोब है, जैसे मेरा फ्री है, ये जो है गोल पार्ट, कि बहुतों का अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। ठीक है, वेरी करता है, ये भी अलग अलग लोगों में अलग अलग कैरेक्टर रहता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो बच्चों, हमने अभी तक हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में अच्छे से समझा। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, मेनली 2 ही टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन ही है इस चैप्टर से। तो उनसे पहले ना कुछ टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और उन टर्म्स को जितना क्लियर रखेंगे आप, आपके लिए आगे के जो मैटर है वो बहुत ही ईजी होते चली जाएगी। ठीक है, तो आइए अब उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहला हो जाता है क्रोमोज़ोम। ठीक है, क्रोमोज़ोम के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई हुआ है, सेल चैप्टर में। क्या था क्रोमोज़ोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें कोड होता है। ठीक है, इनमें ही कोड होता है जो कि आगे ऑफस्प्रिंग को भेजा जाता है, या ट्रेट्स कैरी करते हैं यही पेरेंट्स के टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और वो कोड उनको क्या बोलते हैं हम, जीन्स। ठीक है, जो कैरी करते हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, अब आते हैं जीन्स पे। जीन्स क्या हो जाता है,
तो जीन्स होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ये वह यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी मतलब जो ट्रांसफ़र होता है ना, ट्रांसमिशन का एक जरिया है, ठीक है, किस चीज़ का, ट्रेट्स का। यही ट्रेट्स कैरी करता है और ऑफस्प्रिंग तक ले जाता है थ्रू द पेरेंट्स, ठीक है, इसी में होता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जीन में ही। जीन्स को पहले बोलते थे क्या, फैक्टर, ठीक है, तो जो मेंडल हैं जिनके बारे में हम भी आगे पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर्स यूज़ करते थे वर्ड जीन्स के जगह पे, ठीक है कुछ नहीं, यही सेम चीज़ है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ जीन्स पे। तो दो टाइप के जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जीन होता है और रिसेसिव जीन होता है, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो बलशाली है, जो बस वही है बॉस, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है, तो वो होता है डोमिनेंट जीन, ठीक है। डोमिनेंट जीन का मतलब क्या होता है कि बस हम ही हम है भाई, बाकी सब पानी कम है, सीधी बात, नो बकवास। तो डोमिनेंट जीन्स दूसरे टाइप ऑफ जीन्स के रहने के बावजूद भी अपने आप को शो करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स। आइए समझते हैं, ठीक है, खाली कहावत कहने से तो नहीं होगा ना सर, समझाना भी पड़ता है ना, तो समझिए। देखिए, जैसे कि प्लांट है, प्लांट का एक टाइप है, इस टाइप का जीन का कैरेक्टर है, ठीक है, ये होता है टॉलनेस का कैरेक्टर और ये होता है शॉर्टनेस का कैरेक्टर। हमेशा याद रखिएगा कि जो जीन हमेशा याद रखिएगा कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, उन्हें हम कैपिटल से नोट करते हैं, और जो जीन दब जाते हैं, छिप जाते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लांट का जीन जेनेटिक टाइप है, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है जेनोटाइप, ये जेनोटाइप है प्लांट का एक, ठीक है। तो ये एक्चुअली टॉल प्लांट है, लेकिन इसका जेनेटिक कैरेक्टर क्या है कि इसमें टॉल कैरेक्टरिस्टिक भी है और शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है, जैसे इसका रिजल्टेंट जो ये दिखेगा प्लांट, हमको वो टॉल ही दिखेगा, तो मतलब कि ये वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं हम क्या, इस टाइप के जीन्स को जो एक्सप्रेस कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर काइंड्स ऑफ जीन्स, उसे हम बोलते हैं क्या, डोमिनेंट जीन, ठीक है। और इस टाइप का जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव जीन, या ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो सेम काइंड का रहेगा, ठीक है। ये अब एक्सप्रेस कर रहा है, अब शॉर्ट हो गया, ठीक है, अब एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि ये रेसेसिव है, और ये अगर किसी भी डोमिनेंट जीन के साथ कंबाइन हो गया तो डोमिनेंट जीन ही हमेशा एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है क्या, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन में, ठीक है। ये हो जाता है डोमिनेंट जीन इसमें, ठीक है, और ये हो जाता है रेसेसिव जीन जो कि छिप जाता है। अच्छा, अब आते हैं जेनोटाइप पे। जेनोटाइप क्या होता है, ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं जेनोटाइप, ठीक है। ये एग्जैक्ट जीन क्या है, जीन किस टाइप का है, ठीक है। अच्छा, और जो फेनोटाइप है ना, फेनोटाइप का मतलब होता है विजिबल ट्रेट्स, जो दिखता है हमें, लंबा है कि नाटा है, काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, तो ये सब हो जाता है क्या, फेनोटाइप, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखता है हमें, उसे क्या बोलते हैं, फेनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क है। जेनोटाइप जो है इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, टॉल, शॉर्ट और टॉल, ये तो हो गया फेनोटाइप कि ये टॉल है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, ये टॉल है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, ये तो हो गया फेनोटाइप। लेकिन जेनोटाइप 3 टाइप का है, ये अलग जेनोटाइप है, ये अलग जेनोटाइप है और ये अलग जेनोटाइप है। टॉल तो दोनों हैं ये, और एक शॉर्ट है, तो ये हो गया फेनोटाइप। लेकिन जब जेनोटाइप का बात करेंगे तो तीनों अलग अलग जीन टाइप्स हैं, जेनोटाइप्स हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों, हमने अभी तक कुछ टर्म्स को देखा, अब आगे का जो हमारा पड़ाव है ना, वो जो अब टर्म्स पढ़ने वाले हैं उन पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है F1 और F2 जनरेशन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड है पूरी मेंडल साहब की हमारी कहानी, ओके। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो F1 जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन होता है ना, जब पेरेंट्स को ब्रीड कराया जाता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है पैदा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। फिर से, पेरेंट्स को ब्रीड कराया जाएगा और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। अच्छा, बहुत सारे अगर ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए और उन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को आपस में अगर ब्रीड करा दिया जाए तो वो कौन सा जनरेशन फिर देते हैं, F2 जनरेशन देते हैं, ठीक है। तो यही है, F1 आता है फिर F2 आता है, ठीक है। उन्हीं प्रोजेनीज को आपस में हम क्रॉस ब्रीड करा के
F2 जनरेशन निकालते हैं, ठीक है। देख लीजिए, व्हेन टू पेरेंट्स ब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग देन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड F1 जनरेशन, ठीक है। अब यही ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मान लीजिए प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो आपस में अगर ब्रीड करा दिया जाए किन्हीं दो को, ठीक है, F1 जनरेशन ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देन दिस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड F2 जनरेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हाइब्रिड पे। तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है एक न्यू काइंड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, रिजल्टेड बाय क्रॉसिंग और ब्रीडिंग ऑफ टू वेरिएबल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ अ प्लांट यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्लांट के बारे में बात चलेगा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है। तो क्या होता है, एक न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट मिला हमें, कैसे मिला? उसका रिजल्ट किया वो कैसे? क्रॉसिंग या ब्रीडिंग से, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को जब हम ब्रीड किया आपस में, तो एक जो नया वेराइटी जो मिला प्लांट का, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ओके। अब आते हैं हाइब्रिड में फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ट्रेट आपस में ब्रीड करते हैं, ठीक है। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या सिंगल ट्रेट, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब या तो हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में ब्रीड करेगा, टॉल वाला शॉर्ट के साथ, या फिर शेप वाला करेगा, राउंड और रिंकल्ड, या फिर कलर वाला एक दूसरे से करेगा ब्रीड, ग्रीन और येलो, ठीक है। एक ही कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ठीक है, एक का टॉल तो दूसरे का शॉर्ट, ये दोनों आपस में ब्रीड कर जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स के पास, एक पेरेंट के पास ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे एक पेरेंट के पास है राउंड और ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, शेप उसका राउंड है और कलर उसका ग्रीन है, और दूसरा जो पेरेंट है जो इसके साथ ब्रीड करेगा, उसका जो शेप है वो रिंकल्ड है और कलर जो है वो येलो है, ठीक है। तो ये हो गया टू पेयर्स, इस पेरेंट के पास टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरेट्स हैं और इस पेरेंट के पास भी टू ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहीं मोनो हाइब्रिड में क्या था, सिर्फ एक ट्रेट था, या तो टॉलनेस शॉर्टनेस का, या तो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक था, और नहीं तो फिर शेप का होगा, राउंड या रिंकल्ड, और नहीं तो फिर कलर का होगा, ग्रीन या येलो, बस, ठीक है। तो यही फ़र्क है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, कुछ एक और टर्म है जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है इस चैप्टर में, ठीक है। जब हम भी पढ़ाई करते थे, जब ये चैप्टर्स पढ़ते थे, तो एक एलिल करके एक टर्म आता था, तो उसको कंफ्यूजिंग होता था बहुत ज़्यादा वो। तो एलिल बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए उसे देखते हैं अब क्या है। एलिल क्या होता है ना, जीन का वेरिएबल फॉर्म होता है, ठीक है। जीन में हर एक जीन के पास दो वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। अब वो अगर दो वेराइटीज़ या दो फॉर्म सेम हो जाएंगी तो उसे होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स, वेरिएंट जीन्स की वेराइटी जो होती है सेम होगी, तो उसे बोलते हैं हम होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, वो दोनों वेरिएंट जीन्स जो होती है ना, वो अलग अलग नेचर की होती हैं, ठीक है। तो जीन के फॉर्म्स हैं, अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, अलग, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे ये टीटी जेनोटाइप में ये जो टी है, कैपिटल टी, वो एक अलग एलील है, और जो स्मॉल टी है वो एक अलग एलील है, ठीक है। ये एलील्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिक ट्रेट को, एक प्योर स्पेसिफिक ट्रेट को शो करते हैं, ठीक है, एक एलील। अच्छा, जब ये दोनों डिफरेंट रहेंगे एक साथ प्रेजेंट किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जैसा इस टाइप का जेनोटाइप का जो भी प्लांट्स होगा, वो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, हेट्रोजाइगस प्लांट हो जाएगा वो, ठीक है। और होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जिनमें दोनों एलील्स आइडेंटिकल होंगे, सेम रहेंगी। जैसे कि प्योर टॉल प्लांट में क्या होता है, दोनों जेनोटाइप में दोनों जीन्स क्या है? टी, दोनों मतलब एलील्स टी हैं, ठीक है। प्योर शॉर्ट में क्या हो जाता है? स्मॉल टी, ठीक है। तो यही होता है एलील, और इससे ज़्यादा कुछ टफ चीज़ नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा मेन सफ़र इस चैप्टर का शुरू होता है, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं मेंडल साहब की। तो ग्रेगर मेंडल वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस के पैटर्न को पूरा स्टडी किया कई जनरेशंस ऑफ पी प्लांट में, ठीक है। पी प्लांट पायसम सतिवन में, ठीक है। पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों चुना इस स्टडी के लिए? तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि स्टडी के लिए वाजिब ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
कई साल लग गए, डेकेड्स लग गए एक्सपेरिमेंट को करते करते, स्टडी को, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब एक पेचीदा चीज़ हो जाएगा ना, डाटा उतने दिन तक बचा कर रखना, कंपेयर करते रहना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है वो। तो कम टाइम स्पैन में सब कुछ हो जाए, ईजिली हो जाए, वैसा वैरायटी इन्हें चूज़ करना था, तो वो पी प्लांट में दिख गया उन्हें, ठीक है। तो जैसा कि ये है कि मेनी जनरेशंस ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम स्पैन विच मेड हिज स्टडी ईजियर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या था रीजंस? तो जो पी प्लांट था ना, उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कि बहुत आसानी से हम देख कर बता सकते थे, जैसे कि टॉलनेस और डॉर्फनेस का, ठीक है, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये बहुत सारे ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ईजिली विजिबल होते हैं, ठीक है, फ़र्क कर सकते हैं हम इनमें। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न एक और क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है पी प्लांट्स, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटिंग पिछले चैप्टर में हमने बात कर लिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक प्लांट खुद के ही पॉलन ग्रेन्स को खुद के ही स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करवाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर है, इसलिए क्या हो जाता है, स्टडी करना और आसान हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है प्लांट को, उसको ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे 3 रीजंस, ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंडल साहब ने क्या खिचड़ी पकाई, ठीक है। तो पहली खिचड़ी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ट्रेट पे बात होती थी, ठीक है। उस ट्रेट के डिफरेंट फीचर्स, जैसे हाइट की बात, हाइट एक ट्रेट हो गई, तो हम हाइट की बात इस एग्जाम्पल में भी करने वाले हैं। 2 टाइप के हाइट होते हैं, टॉल और शॉर्ट, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्हें ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सिंगल पेयर है। हाइट एक सिंगल ट्रेट होता है, ठीक है। तो पहला है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। ये सिंगल ट्रेड्स के, सिंगल अलग अलग ट्रेड्स को, मतलब कि जो कि सेम वैरायटी के होते हैं, हाइट पे है, उनको हम ब्रीड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो जब इनको ब्रीड कराया गया, तो ये जीन जो देगा अपने मेल गैमेट को, वो क्या देगा, टी ही दे पाएगा, या तो ये कैपिटल टी आएगा या तो ये कैपिटल टी आएगा, ठीक है। सिंगल आता है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो जर्म सेल्स को ट्रांसफ़र होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए, वो क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो उसी तरह ये भी होता है। ये क्या है, हर जीन में 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक ही वेरिएंट आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इन वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं हम, अलील बोलते हैं, ओके। ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, 2 एलील मिलकर एक जीन बनाते हैं, ओके। तो कोई सिंगल ही एलील आगे जाएगा, कोई भी जा सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, सब में, सब तरह में, ठीक है। उसके बाद उसी तरह प्योर शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए श्योरिटी की कैपिटल टी आना, यहाँ पे भी दोनों शॉर्ट में है, तो श्योरिटी है कि यहाँ पे शॉर्ट टी ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कैपिटल में, तो यहाँ श्योरिटी है कि कैपिटल टी ही आएगा। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, तो वापस से 2 का जो जोड़ा होता है एलील का एक जीन के लिए, वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा होकर क्या बना लेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका नेचर क्या आएगा, इसका नेचर वही आएगा जो डोमिनेंट एलील का होता है, हमेशा ये याद रखिएगा आप लोग। जो कैपिटल एलील होता है ना, उसी का डोमिनेंट फीचर आता है बाहर, ठीक है। जीन का जो टाइप है, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी ही कहा जाएगा, ठीक है। जीन टाइप इन दोनों से अलग है इसका, लेकिन जो फेनोटाइप है वो इससे मेल खाएगा, डोमिनेंट वाले से, ठीक है। तो कैपिटल टी के कारण ये पूरा ट्री का जो है ना, वो फीचर्स क्या आ जाएगा, फिजिकल टॉल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, F1 जनरेशन कब आता है, जब हम पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करा के पहला जो जनरेशन हमें मिलेगा उसे बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक। अच्छा, अब इसी जनरेशन को आपस में जब हम क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो होता है F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब F2 जनरेशन में क्या होगा, देखिए, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेरेंट हो गया, दूसरा पेरेंट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अच्छा, ये हम कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि पी प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, ठीक है। सेल्फ अपने खुद के साथ ही वो फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ईजी हो जाता है प्लांट्स ग्रो करना और, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अब, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसके पास 2 एलिल्स, इसके पास 2 एलिल्स, ठीक है। तो टोटल 4 पेयर्स बनने वाले हैं। कैसे, देखिए, इसका कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी जब मिलेगा तो टी बना देगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना भाई कि इससे कौन सा मेल जर्म सेल आ रहा है और इससे कौन सा मेल जर्म सेल आ रहा है। इससे हो सकता है कि या तो ये आ जाए या तो फिर ये आ जाए,
और उससे हो सकता है या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। तो जब ये और ये मिलेंगे, ठीक है, पहले वाले का कैपिटल टी और दूसरे वाले का कैपिटल टी जब मिलेगा तो प्योर टॉल ब्रीड बनाएगा। पहले वाले का कैपिटल टी दूसरे वाले का स्मॉल टी मिलेगा तो फिर ये बनाएगा, ये भी टॉल ही रहेगा, फेनोटाइप टॉल रहेगा, अब जीनोटाइप लेकिन बदल गया, ठीक है। उसके बाद पहले का स्मॉल टी दूसरे का कैपिटल टी दोनों मिलके फिर ये वाला बनाता है, ये भी टॉल ही रहेगा, ठीक। और कैपिटल वाला हमेशा आगे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बनाएगा, शॉर्ट बना देगा, ये प्योर शॉर्ट ब्रीड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील हो गया ये कैपिटल टी और रेसेसिव एलील होता है स्मॉल टी। जो रेसेसिव एलील होता है वो रेसेसिव एलील के ही प्रेजेंस में अपना शो करेगा, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो डोमिनेंट होता है ना, वो कोई भी अन्य अगर एलील रहे, डोमिनेंट एलील जो होता है वो किसी और एलील के साथ भी अपना ही दम दिखाने वाला है, ठीक है, अपना ही फीचर्स को एक्सप्रेस करने वाला है ऑर्गेनिज्म में, ओके। तो जेनोटाइप क्या हो गया, जेनोटाइप कैपिटल टी एक ठो, ठीक है, दो कैपिटल टी वाला जीन एक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप जो है वो दो ठो है, ठीक है, और डबल स्मॉल टी वाला जेनोटाइप एक है। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 जेनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, फेनोटाइप क्या क्या है, ये टॉल है क्योंकि दोनों तो कैपिटल टी है, ये भी टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी है इसके पास, ये भी टॉल होगा क्योंकि ये कैपिटल टी है इसके पास, ये शॉर्ट होगा क्योंकि अब दोनों शॉर्ट एलील्स आ गए, रेसेसिव एलील्स आ गए इसके पास। तो फेनोटाइप का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3:1। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ मेंडल, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मेंडल्स के ऑब्जर्वेशंस को हम आगे देखने वाले हैं। तो मेंडल्स ने 3 लॉ निकाले वहाँ से, ठीक है। तो जो पहला लॉ था ना वो था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है ना कि हर एक जीनोटाइप में ना कोई एक ऐसा एलील होता है ना जो कि डोमिनेट करता है, ठीक है। हर एक जीनोटाइप में एक ऐसा एलील रहेगा जो कि डोमिनेट करेगा और दूसरे को, रेसेसिव एलील को क्या करेगा, दबाएगा, ठीक है। ये जो सिंपल सा मतलब चीज़ है उसको एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम, ठीक है, ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को दर्शाता है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है। जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर्स को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो जाता है ना मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता है क्या है, ये क्या बोल रहा है ना कि जब भी मतलब ऑफस्प्रिंग बनना होगा तो जो जर्म सेल आता है उस पे जो एलील होता है वो सिंगल होता है, इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही एग सेग्रीगेट करता है, या तो पहला वाला कैपिटल टी या स्मॉल या दूसरा कैपिटल टी, इसमें से भी वही होगा, या तो पहला वाला स्मॉल टी या दूसरा वाला स्मॉल टी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कौन सा जाएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बात देती है। अब जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे हो गया था, क्लियर हो गया था थिंग्स और ज़्यादा कि कैपिटल टी या तो जा रहा है और फिर या तो इसका कैपिटल टी जा रहा है पहले केस में, नहीं तो फिर पहले से कैपिटल टी जा रहा है और दूसरे से स्मॉल टी आ रहा है, नहीं तो फिर पहले से स्मॉल टी आ रहा है और दूसरे से कैपिटल टी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ की गारंटी नहीं लेता है मेल जर्म सेल जो होता है वो कौन सा एलील कैरी करेगा आगे, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, जो भी आगे जा रहा है ना, जो भी एलील आगे जाएगा ना वो कोई भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो खुद ब खुद जा रहा है, ओके। तो ये हो जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो तीसरा है वो अब डाईहाइब्रिड क्रॉस से और बेटर समझ में आएगा, ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं और बात करते हैं कि मेंडल ने दूसरी खिचड़ी क्या पकाई। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो मेंडल साहब का है वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने क्या बात की थी, अब जो एक सिंगल पेरेंट होगा ना उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक तो हाइट का, एक तो शेप का कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा कलर का, ठीक है। यहाँ पे आ गया शेप और कलर वाला ट्रेट, ठीक है। तो एक पेरेंट के पास दूसरा शेप और कलर होगा और दूसरे पेरेंट के पास दूसरा शेप और कलर होने वाला है, ठीक है। तो जो पहला पेरेंट है उसके पास राउंड डोमिनेंट है, राउंड जो होता है वो डोमिनेंट शेप होता है, तो प्योर राउंड शेप रहता है, ठीक है, स्पी प्लांट का। और कलर क्या है, येलो, येलो भी डोमिनेटिंग हो जाता है, ओके। तो राउंड और येलो
ट्रेट लिया गया, ठीक है, पहला पेरेंट। और जो दूसरा पेरेंट है उसका है रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा सा, सिकुड़े से जो मटर होते हैं, ठीक है, वो। और ग्रीन, ग्रीन क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये प्योर हम डोमिनेंट ट्रेट एक साइड ले लेते हैं और प्योर रेसेसिव ट्रेट हम एक साइड ले लेते हैं, ओके। अच्छा, अब इन दोनों में से तो एक सिंगल आर ही ना आना है, हाफ होना है भाई, ट्रेट तो हाफ हो जाएगा हमेशा अगले जनरेशन में जब भी मेल गैमेट में जाता है तो इससे एक सिंगल आर आना है और इससे एक कैपिटल वाई आना है, यहाँ से भी स्मॉल आर आना है और यहाँ से स्मॉल वाई आना है। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो चार का जो हमारा बनना है बेसिक रेशियो, बेसिक अमाउंट, वो तो मेंटेन रखना पड़ेगा जो हमारा न्यू बॉन्ड होगा। तो ये चारों को ऐड कर लेगा और ये कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डोमिनेट कैपिटल आर कैपिटल वाई करेगा, इसलिए इसका फेनोटाइप, इसका बाहरी लुक कैसा होगा, राउंड एंड येलो। इसका जेनोटाइप अलग है इन दोनों से, लेकिन फेनोटाइप क्या होगा, डोमिनेटिंग वाले के जैसा ही होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई होने के कारण, तो राउंड और येलो रहेगा, ठीक है। ये हो गया F1 जनरेशन, ओके। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए हम इसी को सेम दो पेरेंट्स रहेंगे इसी जनरेशन के, अगर तो कैसे कैसे क्या होगा अब देख लेते हैं। देखिए पोनेट स्क्वायर हमने बनाया है, ठीक है। एक तरफ मेल पेरेंट है, एक तरफ फीमेल पेरेंट है, ठीक है। मेल पेरेंट्स के जर्म सेल्स हैं और फीमेल पेरेंट्स के जर्म सेल्स हैं। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे जर्म सेल्स कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ओके। क्या हो सकता है, और दूसरा मान लीजिए एक और इसी तरह का है, ठीक है। अब क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि फर्स्ट केस हमारा कैपिटल आर और ये दोनों पेयर्स उठ के नीचे आए, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हो सकता है कैपिटल आर और स्मॉल वाई उठ के नीचे आए, ठीक है। तीसरे केस में हो सकता है कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई नीचे आ जाए। चौथे केस में हो सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई नीचे आ जाए, ठीक है। तो इतने सारे केसेस हो सकते हैं एक पेरेंट के, ओके। इसीलिए पुनेट स्क्वायर मैंने बनाया है, ठीक है। तो एक पेरेंट से इतने ट्रेट्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स में, उसके जर्म सेल्स में, ठीक है। तो एक मेल का ये हो गया, मेल का जैसे मान लीजिए तो फीमेल का ऐसा कुछ हो जाना है, सेम ही रहना है ना, ठीक है। तो चार चार पेयर्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है, चार चार मेल जर्म्स के ट्रेट्स या फीमेल जर्म्स के ट्रेट्स आएंगे, ठीक है। अब इनको हम आपस में, अब क्योंकि ये मेरे जो हमारा रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग है उसका क्या होगा, चार का कॉम्बिनेशन को बनाए रखना है। तो अब ये दोनों मिल के चार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये दोनों मिल के चार का बना लेंगे, ये दोनों मतलब सारी मिल के आपस में क्या होगा, चार का कॉम्बिनेशन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो तीसरा लॉ है मेंडल का, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो क्या मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है ना कि ये जो ट्रेट्स पास ऑन हो रही है ना, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये डिपेंड नहीं करता है कि अगला जो आएगा उसका क्या नेचर होगा, या अगले वाले का पिछले वाले पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है सिंगल पेरेंट से पास ऑन होने के लिए अगले ऑफस्प्रिंग को, ओके। तो यही बोलता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अब आइए हम पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, फिर ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। उसके बाद फिर आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर आर आर दो स्मॉल वाई, फिर एक आर एक स्मॉल आर वाई और स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आइए आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे आ जाता कैपिटल वाई।
उसके बाद फिर आ जाता आर आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर आ जाता आर आर स्मॉल वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा पुनेट स्क्वायर कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेनोटाइपिक रेशियो की। ओके, फेनोटाइप क्या हो जा रहा है हमारा, देख लेते हैं उसे। ठीक है, तो कितना रिजल्टेंट से 1 2 3 4 16 है टोटल। ठीक है, 16 है। अब फेनोटाइपिक रेशियो बोला गया 9:3:3:1। ठीक है, ये 1 तो हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए, जो कि सिंगल कॉम्बिनेशन है पूरे बॉक्स में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आगे से बढ़ते हैं। पहले आते हैं 9 पे। 9 का मतलब जो मोस्ट डोमिनेंट रहता है, राउंड एंड येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो अब गिनते हैं कौन कौन सा है। राउंड एंड येलो ये है, राउंड एंड येलो ये है, राउंड एंड येलो ये है। 3 4 5 6 7 8 9 राउंड एंड येलो। ओके, मोस्ट डोमिनेटिंग। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे, अब आते हैं राउंड एंड ग्रीन पे। राउंड एंड ग्रीन पे, ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। राउंड एंड ग्रीन हो गया। ठीक है, यहां लिखते जाता हूं, राउंड येलो। ठीक है, राउंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा अब ये वाला क्या हो जाएगा, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो। अब स्मॉल आर खोजते हैं, स्मॉल आर। ये देखिए रिंकल्ड एंड येलो ये एक, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3 हो गया। ये हो जाता क्या, रिंकल्ड येलो। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। बस खत्म, फेनोटाइपिक रेशियो ये हो गया। जेनोटाइप में बहुत बड़ा बदलाव है, इसीलिए जेनोटाइप बहुत बड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो जेनोटाइपिक रेशियो आप लोग देखिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये था, और ये सारा क्या हो जाता है, ये सारा हमारा बन जाता है रिजल्ट जो भी है, ये F2 जनरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक पेरेंट में 2 टाइप के ट्रेड्स हैं, एक शेप वाला है और एक कलर वाला है। ओके, मोनो हाइब्रिड में क्या होता था, सिंगल ट्रेट होते थे, हाइट वाला, शॉर्ट और टॉल और शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेट्स हैं एक ही पेरेंट में, शेप का भी ट्रेट है और कलर का भी ट्रेट है। इसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स आइए हम समझते हैं कि मेंडल साहब ने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनकी कंक्लूजन क्या क्या उसने ड्रॉ किया। ठीक है, तो मेंडल साहब ने सबसे पहला चीज़ ये बोला ना कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में आती हैं वो कहाँ से पास ऑन होती हैं, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू जीन्स होती हैं। ठीक है, कैसे पास ऑन होती हैं, थ्रू जीन्स होती हैं। फैक्टर्स उन्हें वो नाम दिया उस टाइम उन्होंने। ठीक है, उस टाइम जीन्स को फैक्टर्स बोला करते थे। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में आएंगी वो कौन पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जीन्स या फैक्टर्स। ठीक, अच्छा अब एक लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या बोला कि जो पेरेंट होता है ना, एक सिंगल पेरेंट, उसके पास 2 टाइप्स की अगर एलील होती है ना, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग को एक ही एलील भेजता है और दूसरा एलील दूसरा पेरेंट से मिल जाएगा। तो फिर नंबर जो होता है जीन्स में 2 एलील्स का वो बराबर हो जाता है फिर से। ठीक है, तो एक जो पेरेंट होता है ना वो एक ही एलील अपना भेजेगा अपने ऑफस्प्रिंग को। अब या तो मेल पेरेंट जो या तो कैपिटल टी वाला एलील भेज सकता है अपने ऑफस्प्रिंग को, या स्मॉल टी वाला एलील भेज सकता है अपने ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, ये बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये आपस में कोई मतलब रिलेटेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का चांस 50-50 है। ओके, अच्छा अब आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है ना कि एक
हेट्रोजाइगोट मतलब जिसमें दो अलग अलग एलिल्स है, डिफरेंट एलिल्स है। तो एक हेट्रोजाइगोट में एक एलिल होता है ना, वो दूसरे एलिल के एक्सप्रेशन को या प्रेजेंस को दबा देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक का अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ हाइट का कैरेक्टरिस्टिक लिए, हाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स के दो एलिल्स हैं, एक कैपिटल टी टॉल एलिल के लिए, टॉलनेस के लिए, और एक स्मॉल टी शॉर्टनेस के लिए। कैपिटल टी एलिल क्या कर रहा है, स्मॉल टी एलिल के प्रेजेंस को दबा रहा है, क्योंकि टॉल और शॉर्ट दोनों एक साथ तो नहीं ना शो हो सकते हैं प्लांट में, ठीक है, तो कोई एक ही हो सकता है, तो ये वाला इसको दबा देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि हेट्रोजाइगोट में जिसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिल्स हैं सेम ट्रेट के लिए, हाइट वाला ट्रेट के लिए, वो क्या कर रहा है, कैपिटल टी वाला जो एलिल है वो दूसरे स्मॉल टी वाले एलिल को सप्रेस कर दे रहा है, उसके प्रेजेंस को। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं, इसमें ये बोल रहा है कि अगर एलिल दो या मोर डिफरेंट जीन्स में है, ठीक है, एलिल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स। अब जीन्स से मतलब जैसे शेप का जीन हो गया और एक कलर का जीन हो गया, ठीक है, एक शेप का जीन हो गया और एक कलर का जीन हो गया, तो वो दोनों सॉर्टेड होंगे गैमेट्स में इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए शेप में दो एलिल्स है, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कलर का भी दो एलिल्स है, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जो ऑफस्प्रिंग में जाना है वो एक ही एलिल जाएगा किसका, शेप का, और सिंगल एलिल जाएगा किसका, कलर का। अब कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन गैमेट में हो सकता है, ठीक है, इस पेरेंट के गैमेट में, गैमेट मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है, स्पर्म बोले या फिर ओवम, ओके। तो ओवम में और या तो स्पर्म में ये हो सकता है, या तो फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके। तो यही है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन चार चीज़ों को उन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है ह्यूमंस में, ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है, मेल या फीमेल, ठीक है। हमारे पास्ट में तो बहुत बड़ी भ्रांति थी ना कि जब भी लड़की पैदा होती, जैसे फीमेल फर्टिसाइड हमने पढ़ चुका है पिछले चैप्टर में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में मैंने कुछ बताया भी था आपको लास्ट में। तो क्या होता था कि हमेशा दोषी गर्ल्स को ही ठहराया जाता था कि बेटी पैदा कर दी तूने, बेटा पैदा नहीं किया, ठीक है। आइए देखते हैं एक्चुअल में वो मिथ सही है या नहीं, ठीक है, वो पता चल जाएगा कि किसकी गलती होती है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं तो कैसे होता है। तो मेल और फीमेल दोनों का जो सेल होता है उनमें क्रोमोसोम्स होती हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, ये तो आपको पता है। अच्छा, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, और पेयर्स में होते हैं वो, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, 23 पेयर्स हो जाते हैं वो, ठीक है। 23 पेयर्स में से ना जो 22 पेयर्स होते हैं ना, उनको बुलाता है ऑटोजोम्स। दोनों में सेम रहते हैं, मेल में भी 22 ऑटोजोम्स रहते हैं सेम, फीमेल में भी 22 ऑटोजोम्स सेम रहते हैं, ठीक है। इनका कोई काम नहीं है, काम सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का है, ठीक है, कौन सा, इसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल वाला जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें दो एलिल्स होते हैं डिफरेंट, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जो एक्स होता है ना वो बड़े साइज का होता है, और जो वाई होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में दोनों लार्जर एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक्स एलिल्स होते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा, जब मेल गैमेट बनेगा तो क्या होगा, गैमेट या तो ये वाला एलिल उठाएगा या तो ये वाला एलिल उठाएगा, मेल गैमेट या स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट या एग बोले तो क्या उठाएगा, सिंगल एक्स ही, कोई भी एक्स उठा लेगा, ओके। तो जब मेल गैमेट का एक्स और फीमेल गैमेट का एक्स जब कंबाइन करते हैं तो जो चाइल्ड बनाते हैं वो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड हो जाएगा, ओके। और जब मेल गैमेट का वाई और फीमेल गैमेट का एक्स मिलेंगे तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वो मेल चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो मेल और फीमेल चाइल्ड होने का जो चांसेस है वो फीमेल के द्वारा नहीं होता है, वो डिसाइड करता है मेल जर्म सेल ही, और मेल जर्म सेल के ऊपर कौन सा एलिल है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम ही लोग जिम्मेवार हैं, ठीक है, गर्ल्स जिम्मेवार नहीं होती हैं कि वो बेटी या बेटा पैदा कर रही हैं, वो हमारे ही जो मेल जर्म सेल्स में जो भी एलिल्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो इस तरह सेक्स डिटरमाइंड होता है ह्यूमंस में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एलिल्स इन मेल जर्म या मेल गैमेट्स, ठीक। ये हो गया एलिल
ऑन फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या है कि फीमेल का तो दोनों एक्स है तो एक ही एक्स ले लिया जाए, दोनों के तो बराबर ही चांसेस हैं। ओके, यहाँ से तो सिर्फ एक्स ही मिलना है, लेकिन मेल वाले में क्या है, मेल वाले में दो अलग अलग हैं। ठीक है, एक बड़ा साइज एक्स और एक छोटा साइज वाई। ठीक है, तो या तो मेल स्पर्म में एक्स एलील हो सकता है या तो मेल स्पर्म में वाई एलील हो सकता है। अब ये दोनों कंबाइन जिस तरह करें, ठीक है, अगर एक्स वाला एक्स से कंबाइन किया तो फीमेल चाइल्ड बन जाएगा, वाई वाला एक्स के साथ कंबाइन किया तो मेल चाइल्ड बन जाएगा। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, तो बच्चों इसी के साथ आपका जो इस चैप्टर का पोर्शन है जो कि बोर्ड्स में आ सकता है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको इस चैप्टर में ना समझ में आए प्लीज़ मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं क्लियर करने की उनके फिर से कोशिश करूँगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ओके, आपको चीज़ें उतनी अच्छी आसानी से याद हो जाएंगी, उतने अच्छे से ही उतनी ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। ठीक है, सिलेबस आपका कम है, फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, समझने का कोशिश ज़्यादा करिए। ओके, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खाते पीते मौज करते रहिए। ठीक है।